पढ़ाईपंथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन और आप ही की तरह एक लर्नर। दोस्तों, आपका सभी को पहले तो हृदय की गहराई से आभार जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज़ को इतना सफल बनाया। लगभग 600 मेंबर्स ने इसमें भाग लिया था दोस्तों, जो कि आपकी तैयारी की गंभीरता को दर्शाता है। ये दोस्तों आपका रिजल्ट है। आंचल गाबा इसमें टॉप किया है। रोहित सिंगारिया, लीलावती महिया, प्रियंका अरोड़ा और अनीता खिलेरी टॉप 5 कैंडिडेट हैं। इसी के साथ जिन्होंने भी 10 अंक से अधिक हासिल किए वो उनको मैं एक बार कहूँगा कि आप निश्चित रहे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों, क्योंकि ये नए क्वेश्चन थे और आरपीएससी की किताब से मैंने बनाए थे। आप सभी को ये एक बार ज़रूर रीडिंग करनी चाहिए। और आरपीएससी की किताब अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और तो ये टेस्ट कंटिन्यू रखिए दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन से बाहर कुछ भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं बचेंगे। और इसका मैं दोस्तों एक बार रिवीजन करूँगा, ताकि जो स्टूडेंट किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं आरपीएससी की किताबें, तो उनको भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। एक बार मैं फिर कहता हूँ कि हमारी लड़ाई उन 5 या 6 सवालों से है जो कि नए आएंगे और अवबोधात्मक प्रकृति के होंगे। बाकी दोस्तों 23-24 सवाल आप जो भी संसाधनों से पढ़ रहे हैं उससे आपका वो 23-24 सवाल वो बन जाएंगे। तो दोस्तों हम प्रयास करेंगे निरंतर टेस्ट सीरीज़ को बेहतर बनाने का। एक बार आपसे उम्मीद करता हूं कि अगले टेस्ट में आप एक बार रीडिंग लगा के आएंगे। जो भी सोर्स मैं आपको प्रोवाइड करूं उसकी एक बार रीडिंग लगाकर आप टेस्ट दें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों हम सवाल इतने इंक्लूड ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप रीडिंग करेंगे तो आपको डबल फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी रैंक है, आप देख सकते हैं। ये टेलीग्राम में भी उपलब्ध है, वो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, लगभग 600 स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट सीरीज़ में पार्टिसिपेट किया था और ये इस तरीके का डायग्राम है। एवरेज पॉइंट इसके 10 रहे हैं। लगभग 10 से ऊपर जिनके भी हैं वो एक अच्छी तैयारी में है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे टेस्ट आएंगे आपको इस स्थिति में आना है। लगभग 14 से ऊपर वालों का लगभग ऐसा लग रहा है कि सिलेक्शन में ये है 14 से ऊपर करना है स्कोर दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा सवाल मैंने कैसे पुटअप किया और ये आरबीएससी की किताब से कहाँ से मैंने लिया। ये दोस्तों दो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रत्यागमन सिद्धांत हम सभी पढ़ते हैं, लेकिन उससे एक कदम आगे आरबीएससी की किताबों में ये लिखा हुआ है। प्रत्यागमन सिद्धांत क्या होता है? जैसे कि अवनी में लिखा है कि अकबर का पुत्र हुमायूं, मतलब एकदम ऑपोजिट कॉपी आना। जो कि माता पिता हैं उनमें अच्छा लक्षण है या बुरा लक्षण है उसका, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि वो पहला था हिरण्यकंश का पुत्र था, तो वो भक्ति भाव अचानक उल्टा आ गया था। तो यही प्रत्यागमन सिद्धांत है। तो अब ये सिद्धांत प्रत्यागमन सिद्धांत है, ये सवाल आप पढ़िए दोस्तों। प्रत्यागमन सिद्धांत द्वारा प्रकृति जातियों के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती हैं, एक स्तर पर प्रयास रखती हैं या एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाती हैं, विशिष्ट बनाने का प्रयास करती है या निष्क्रिय भूमिका में रहती हैं। तो लगभग दोस्तों 90% लोगों का ये आंसर गलत हुआ था, क्योंकि हम गलती ये कर बैठते हैं कि ये विशिष्ट बनाने का प्रयास कर रहा होगा प्रत्यागमन, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये ऑपोजिट क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि दोस्तों अगर देखिए महात्मा गांधी का उदाहरण लें, महात्मा गांधी में अहिंसा का गुण था, लेकिन वो अगर गुण उनके पुत्र में भी आ जाता और उसके पोतों में भी आ जाता तो लगातार मतलब वो विशिष्ट होते जाते हैं। तो लेकिन प्रत्यागमन सिद्धांत कहता है कि वो उनके विशिष्ट गुणों को वो प्रकृति लाती नहीं है। जो इंटेलिजेंट है जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन है, तो उनके अगर संतति अगर इंटेलिजेंट होती जाती तो वो एकदम उनका वंश स्मार्टेस्ट बनता जाता। तो लेकिन प्रत्यागमन सिद्धांत यहाँ पर प्रकृति क्या कर रही है कि सबको एक जैसा रखने का प्रयास कर रही है। इसलिए जिनके अवगुण हैं उनको भी आगे गुण आ जाते हैं, और जिनके गुण होते हैं पॉजिटिव गुण होते हैं उनको भी प्रकृति उन डीमोटिवेट करके उनको बराबर लेवल रखने का प्रयास करती है। तो इसका सही आंसर होगा एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब दोस्तों अगर विशिष्ट गुण लेते हैं, जैसे कोई कैटरीना कैफ है, कैटरीना कैफ एकदम खूबसूरत है, तो अगर उसकी भी जो भी
डॉटर होगी वो अगर उससे भी खूबसूरत हो जाएगी तो फिर ऐसे करते करते उनके ये क्या होगा कि ये विशिष्टतम होते जाएंगे। लेकिन प्रकृति क्या करेगी, प्रत्यागमन सिद्धांत के अंतर्गत वो उनके सामान्य गुणों को चुनेगी, उसके विशिष्ट गुणों को लेगी नहीं। तो तो अगर आप मान के चलो कि कटरीना कैफ की जो भी डॉटर होगी वो इतनी खूबसूरत नहीं होगी, जैसे धीरे धीरे डाउन करती जाएगी, इसलिए उसके कटरीना कैफ के सामान्य गुणों को चयन करेगी। ठीक है दोस्तों, ये हैं आपकी वो पीडीएफ जिसके आप हार्ड कॉपी निकालते नहीं हो और ये कभी पढ़ते भी नहीं हो। अक्सर 90% जितने भी रीट के अभ्यर्थी है सबके पास सॉफ्ट कॉपी है आरपीएससी की किताबों की, और ये हम कभी ओपन नहीं कर पाते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत विशिष्ट गुणों को लेने की बजाय सामान्य गुणों का चयन करते हैं। अब दोस्तों इस नियम का क्या फ़ायदा होगा कि ये प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती हैं। ये दोनों सवाल मैंने दोस्तों यहाँ से बनाए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वंश क्रम के दोस्तों 4-5 नियम है, सब के सब डिटेल में पढ़ना है। पिछली बार भी रीट में एक सवाल आया था, ये थोड़े वैज्ञानिक हैं इसलिए आपको याद रखना है। बीज कोश का ये सवाल आ रखा है, बीज मैन ने दिया था। और प्रभाविकता और वियोग का नियम आनुवंशिकता के जनक मेंडल ने दिया था। अब अर्जित गुणों का नियम ये डार्विन ने नहीं देकर किसने दिया था दोस्तों, लेमार्क ने दिया था। वो जिराफ वाला इसने उदाहरण दिया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा लेमार्क, डार्विन ये असम्मिलित है, यहाँ पर लेमार्क होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा माता पिता की एक संतान एक जैसी नहीं होती है, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों यहाँ पर उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन दोनों होंगे। अब दोस्तों ये सवाल यहाँ से मैंने पुटअप किया था कि ये एक जैसी संतान नहीं होती, तो इसका कारण है एक तो म्यूटेशन, जैसे कोरोना है। अब कोरोना का नया स्ट्रेन आया था तो वहाँ पर म्यूटेशन हो गया था। मतलब क्या करती है प्रकृति, डीएनए में ऑटोमेटिक चेंज आते हैं। जैसे हमारा जो सर्दी जुकाम का वायरस है वो भी अपनी स्थिति पर परिवर्तन करता रहता है। तो ये म्यूटेशन है, प्रकृति ये उत्परिवर्तन करती रहती है। और एक होती है प्राकृतिक चयन, जैसे डीएनए पर, मतलब डीएनए पर हजारों ऐसे होते हैं जीन्स, लेकिन कुछ सिलेक्टेड जीन ही अगली संतति में जाते हैं। तो ये प्राकृतिक चयन होता है, जिससे क्या होती है कि ये भिन्नता आ जाती है। एक ही माता पिता की संतान होती है लेकिन वो दोनों समान नहीं होती हैं। तो इनके दो कारण हो गए, एक तो म्यूटेशन और एक प्राकृतिक चयन। आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। वंशक्रम का प्रभाव विशेष प्रभाव के संदर्भ में सम्मिलित है। ये दोस्तों ये चारों सम्मिलित हैं, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि नेचर वर्सेज नर्चर, प्रकृति पोषण विवाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एक भाग है जिसको हम इग्नोर करते हैं और किसी भी गाइड में नहीं दे रखा है। तो अवनी में थोड़ा शॉर्ट में दे रखा है, लेकिन आप ये ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने एक तो पक्ष होता है कि भाई ये कह रहे हैं कि प्रकृति सब कुछ है, ये वाले कह रहे प्रकृति सब कुछ है, ये कह रहे वातावरण सब कुछ है। ये प्रकृति को बेस्ट मान रहे नेचर को, और ये नर्चर को बेस्ट मान रहे। तो प्रकृति पोषण विवाद आप एक बार इसकी रीडिंग जरूर मारना। तो इस पर मूल शक्तियों का प्रभाव, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, ये सभी के अलग अलग मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने ये प्रयोग कर करके इन्होंने पक्ष दिया कि वंशक्रम महत्वपूर्ण है, इन्होंने दिया कि वातावरण महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख लेना, 10-15 पॉइंट बनेंगे इसमें। अब दोस्तों ये सवाल मैंने पुटअप किया था, बालक बालिका में विकास की दर में भिन्नता होती है, ये कथन। अब यहाँ पर टप्पे लगाने वालों ने ये लगा दिया लिंग पूर्वाग्रह या लिंग रूढ़िता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये विकास का नियम है। बालिका होगी जो गर्ल्स होगी वो जल्दी परिपक्व होगी, इसलिए उनके शादी की उम्र भी 18 वर्ष की होती है। इसलिए दोस्तों ये बिल्कुल सही है, एक प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का। तो आगे बढ़ते दोस्तों। विकास का सर्वाधिक, दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तीनों ही परिचायक तो हैं कि विकास हो रहा है। शरीर रचनात्मकता भी और फंक्शनल रूप से कुछ सीख रहा है वो भी हैं, और व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, व्यवहारात्मक संकेत। लेकिन सबसे बेस्ट होगा जो वह प्रेजेंट करेगा डेवलपमेंट को, वो होगा व्यवहारात्मक संकेत। तो दोस्तों ये सवाल मैंने एक परिभाषा के रूप में बनाए हैं, ये गैसेल की परिभाषा है दोस्तों। यहाँ पर इसने खुद ने कहा है कि ये 3 तरीके से इसका मापन मूल्यांकन कर सकते हैं तीनों पक्षों का, और व्यवहारात्मक संकेत है वो सबसे बेस्ट परिचायक है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वृद्धि से विकास व्यापक है दोस्तों, वृद्धि होती है वो विकास के अंदर समाहित होती है। अब दोस्तों विकास के व्यक्ति का, इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा,
और ये भी दोस्तों मैंने एक कोटेशन से लिया है, वो कोटेशन है इरा गार्डन का, और ये लिखा हुआ है कि दूसरे शब्दों में विकास व्यक्ति के अधिकतम संगठन और एकीकरण की पूर्णता का प्रक्रिया है। नेक्स्ट है विश्व की सभी संस्कृतियों में बालकों में गति का विकास भी एक क्रमबद्धता में ही होता है। अब दोस्तों यहाँ पर संस्कृति ये ऐसे पेलोकोडल, ये तो दोस्तों आपको दोनों को पता ही होगा, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पर गति से भी आप इसे पकड़ सकते थे, गति यानी मोटर, और गामा यानी भी मोटर होता है। तो यहाँ से मैंने ये सवाल बनाए थे 3 तरीके के दोस्तों। ये सिद्धांत है सेपेलोकोडल है, और प्रेमोक्सिड डिजिटल है जिसमें भीतर से बाहर होता है, और इसमें सिर से पार होता है, लेकिन ये कोई याद करता नहीं है। ये स्पेशल मेंशन है दोस्तों आरबीएससी में लोकोमोशन ये प्रिंसिपल, जिसमें लिखा है कि विश्व में सभी संस्कृतियों में सभी बालकों में गति का विकास भी क्रमबद्धता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये दोस्तों जिन्होंने जल्दबाजी में किया उन्होंने सब ने गलत किया। अब यहाँ पर क्या है प्रश्न ये है कि ऐसा सवाल आता है कि विकास परिणाम है, तो उसका आंसर होता है वंशक्रम और वातावरण का, लेकिन जो सीमाओं को निश्चित करता है, सीमाओं को कौन निश्चित करता है दोस्तों, तो वो वंशक्रम निश्चित करता है। अगर बीज आपको दे दिया है तो आप वो बीज बता देगा कि इसका मतलब, जैसे नींबू का एक बीज है, तो वो बीज अगर किस नस्ल का है वो पहले ही तय कर देगा कि इस पर कितने नींबू लगेंगे। ये सीमाओं को चाहे कैसा भी वातावरण दे दो, लेकिन वो लिमिट तय कौन करेगा, वंशक्रम तय कर देगा। और अगर खोखला बीज है तो कितना भी वातावरण दे देंगे तो वो कुछ भी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सीमाओं को निर्धारित कौन करता है, वंशक्रम करता है। यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखना। तो ये स्किनर का कोटेशन है दोस्तों। स्किनर ने कहा है कि ये सिद्ध किया जा सकता है कि वंशक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है जहाँ तक विकास होगा। ठीक है दोस्तों, ये इसके आगे विकास नहीं होगा, वो पहले लिमिट लगा देता है वंशक्रम। अब कोई मंदबुद्धि बालक है, आप उसको कितना भी वातावरण दे दोगे, कौन सी भी स्कूल में डाल दोगे अच्छी से अच्छी, लेकिन वो आप उसको विकास नहीं करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, विकास संपूर्ण अंग को फिर उसके विशिष्ट भाग को चलाना सीखता है, विकास का सिद्धांत कहलाता है। ये दोस्तों एकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बालक में विकास शुरू होता है जन्म के समय रोने से होता है, इसके बाद क्रंदन की प्रक्रिया होती है, फिर बबलन होता है, पर फिर प्रथम सार्थक शब्द निकलता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ साफ साफ लिखा है कि बालक का भाषा का विकास जन्म के समय रोने से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा पहले सबको माँ कहता है फिर केवल अपनी माँ को ही माँ कहता है, विकास का ये सिद्धांत। ये दोस्तों सामान्य से विशिष्ट है सिद्धांत, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट रखना। ये उदाहरण आरपीएससी की किताब है, इसलिए मैंने इसको समाहित किया है कि पहले सभी व्यक्तियों को माँ कहता है, फिर धीरे धीरे लगातार भाषा की शब्दावली को सीखकर भाषा को विकास कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन था दोस्तों कि विकास को स्थायी बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकास की कौन सी प्रकृति है, तो वहाँ पर होगा कि विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि किसी एक अवस्था में वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त विकास को स्थायी बनाया जा सके। इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत कम लोगों ने सही किया था कि विकास को स्थायी बनाने के लिए जिम्मेदार कौन है, तो वर्तुलाकार गति। तो कोई भी गाइड पढ़ेंगे उसमें इतना डीप में नहीं दे रखा होगा दोस्तों। वर्तुलाकार गति तो होती है, लेकिन होती क्यों है कि पूर्व विकास होता है उसको स्थायी बनाती है। व्यक्ति के विकास के लिए अधिगम हेतु सामान्य प्रारूप और व्यवहार के क्रम को निर्धारित कौन करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन होगा परिपक्वता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विकास की प्रत्येक अवस्था में जोखिम होते हैं। ये तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन ये जोखिम किस तरीके हो सकते हैं, भौतिक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं और वातावरणीय हो सकते हैं। ये भी किताब के अंदर है। और निम्न मानसिक विशेषताओं में से कौन सी जन्मजात है, तो ये दोस्तों तीनों ही जन्मजात हैं। ये क्वेश्चन भी इसी यूनिट के अंदर था, तो मैंने इसको समाहित कर दिया है
ये इन जन्मजात शक्तियों का पूर्ण विकास उचित वातावरण में ही संभव है। होती तो जन्मजात है, लेकिन आगे भी वातावरण भी उचित होगा तो इनका पूर्ण विकास होगा। तो यहाँ पर मूल प्रवृत्ति, बुद्धि और अभिक्षमता जन्मजात होती है। विकास के संदर्भ में वातावरणीय कारक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वातावरण तो हम पढ़ते हैं, लेकिन वातावरण के अंतर्गत आता क्या है? तो भोजन है, सूर्य का प्रकाश है, परिवार है, संस्कृति है, उसके जीवन में कोई घटनाएं हो रही है, अप्रिय घटनाएं, ये सब भी वातावरणीय कारक हैं दोस्तों। तो ये सारे सारा इसमें डिटेल से दे रखा है, आरपीसी की किताब में आप पढ़ सकते हैं। संस्कृति पर अध्ययन करने वाले मानव शास्त्री हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 मार्गरेट मीड और बेनेडिक्ट। ये भी किताब के अंदर है, आरपीसी किताब में। दोस्तों इसी के साथ ये टेस्ट कंप्लीट होता है। अगर आप पढ़ कर टेस्ट देते हैं तो काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेंगे। अब इतने क्वेश्चन हम बना नहीं सकते हैं, वीडियो भी बहुत सारा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे यही है कि आप एक बार आरपीसी किताबों का अध्ययन करके ही टेस्ट दें, तो आपको भी ज़्यादा फायदा होगा और ज़्यादा सीखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।